अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप के संबंध में। जानेंगे लोकतंत्र के कौन कौन से सोपान होते हैं और भारत वर्तमान में लोकतंत्र के कौन से सोपान पर है। लोकतंत्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको डेमोक्रेसी को समझने में सक्षम बनाएगा। तो आप इस सत्र को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए आप जानते हैं प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, यह एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, परमानेंट है और स्वतंत्र है। यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। यह एक संवैधानिक बॉडी है, यानी यह एक प्रकार से संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी मतदाता को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर अपात्र न होने का प्रावधान संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जैसे लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन है 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में भारत में मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। और भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। अब हम जानते हैं भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप, कि भारत का जो लोकतंत्र है वह वर्तमान में किस स्वरूप में है, किस सोपान में है, और अभी भारत को लोकतंत्र को मजबूत करने में कितने समय की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और यह हर एक भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। आज़ादी के लगभग 7.5 दशक बाद भी हमारे लोकतंत्र में अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भूस्वामी भूमिहीन, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, अगड़े पिछड़े जैसे तमाम भेदभाव एवं असमानताएं विद्यमान हैं। बशर्ते हमारा देश स्वतंत्र है, गणतंत्र है, लेकिन वर्तमान में भी हमारे लोकतंत्र में अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भूमिहीन भूस्वामी, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, अगड़े पिछड़े जैसे तमाम असमानताएं दिखाई देती हैं। कुछ क्वेश्चन उठते हैं, कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जैसे क्या किसी देश के लिए लोकतंत्र का बड़ा होना ही पर्याप्त है या उसमें किसी अन्य तत्व का होना भी आवश्यक है? क्या हम केवल इसी को मान लें कि किसी देश के लिए लोकतंत्र का बड़ा होना ही पर्याप्त है, या उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का होना भी आवश्यक है? अब हम जानते हैं क्या है लोकतंत्र का आशय, लोकतंत्र कहते किसे हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब चुनाव होते रहें, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें चुनी जाती रहें, इसी को क्या हम लोकतंत्र कह सकते हैं?
लोकतंत्र का मतलब क्या केवल चुनाव कराना है कि चुनाव होते रहें, केंद्र सरकार के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, स्थानीय स्वशासन के चुनाव और सरकारें चुनी जाती रहें, क्या इसी को हम लोकतंत्र कहें? या केवल हम लोकतंत्र का मतलब अधिक से अधिक लोगों द्वारा मतदान करने को कहें कि अधिकतम लोगों ने मतदान किया और हम इसी को लोकतंत्र मान के चलें? या ये मान के चलें कि निष्पक्ष चुनाव होते रहें और सरकारें बदलती रहें, क्या हम इसी को लोकतंत्र मानें? या इसको हम लोकतंत्र माने कि जनता को नई नई सरकारें मिलती रहें, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद सरकारें चेंज होती रहें और जनता को नई नई सरकारें मिलती रहें और उनको स्वतंत्रता, अधिकार और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो क्या हम इसी को लोकतंत्र मान के चलते हैं? भारतीय लोकतंत्र को एक साध्य यानी उद्देश्य या मूल्य नहीं वरन साधन के रूप में देखना होगा। हमें भारतीय लोकतंत्र को एक साध्य नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखना होगा, क्योंकि साध्य एक उद्देश्य होता है, एक मूल्य होता है जिसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं कुछ साधनों के माध्यम से। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को हमें साध्य नहीं बल्कि साधन मानना चाहिए। साध्य प्रायः किसी समाज का एक स्थायी तत्व होता है जिसे समाज बहुत सोच विचार कर और वाद विवाद के बाद तय करता है। उसे प्रायः हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो साध्य क्या होता है? किसी समाज का एक स्थायी तत्व होता है जिसे समाज बहुत सोच विचार कर और वाद विवाद के बाद तय करता है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में हम साध्य को देख सकते हैं, यानी संविधान के उद्देश्यों, संविधान के मूल्यों को हम संविधान की प्रस्तावना में आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। कभी राजतंत्र तो कभी अधिनायक तंत्र, कभी धनिक तंत्र, कभी कुलीन तंत्र, कभी लोकतंत्र तो कहीं भीड़ तंत्र, कहीं सामंतवाद तो कहीं समाजवाद अथवा साम्यवाद। ये शासन के विभिन्न रूप हैं, सरकारों के विभिन्न रूप हैं। कोई भी शासन प्रणाली एक साधन मात्र ही हो सकता है, साध्य नहीं। जो भी शासन प्रणाली होती है वह एक साधन मात्र ही हो सकता है, वह साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि शासन प्रणालियों में भिन्नता आ सकती है। शासन प्रणालियाँ स्थिर नहीं हो सकती, उनका एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित मूल्य नहीं हो सकते। तो शासन प्रणाली एक साधन मात्र ही हो सकता है, साध्य नहीं। लोकतंत्र का स्वरूप पद सोपान्य होता है, यानी इसमें विभिन्न सोपान होते हैं, उनको अब हम जानेंगे आगे। तो यहाँ पर दिए हैं मैंने लोकतंत्र की पद सोपान्य विकास यात्रा में 3 सोपान होते हैं। तो जो लोकतंत्र की पद सोपान्य विकास यात्रा होती है उसमें 3 सोपान होते हैं। पहला है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। लोकतंत्र का जो पहला सोपान है, सबसे निचला सोपान है या सबसे कमज़ोर सोपान है, उसे कहते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। दूसरा है विमर्शमूलक लोकतंत्र अर्थात डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी या डिस्कशन ओरिएंटेड डेमोक्रेसी भी आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं विमर्शमूलक लोकतंत्र। और तीसरा है जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी। जब लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, जनता सवाल पूछना शुरू करती है, जनता सरकारी संस्थाओं पर, सरकारों के निर्णयों पर आवाज़ उठाती है, अपनी अभिव्यक्ति करती है, तो उसे कहते हैं जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र, जो कि लोकतंत्र का सबसे उच्च सोपान है और सबसे सर्वोत्तम सोपान माना जाता है। तो लोकतंत्र के 3 सोपान हैं पद सोपान्य विकास में, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, विमर्शमूलक लोकतंत्र और जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, तभी हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं।
सबसे पहले है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी। इसमें लोकतंत्र बनाने और चलाने वाले चुनावों, उसे संचालित करने वाले नियमों, संसदीय वाद विवादों तथा सरकारी और न्यायिक प्रक्रियाओं आदि की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जनता इसी प्रक्रियात्मक विवादों में उलझकर रह जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को ही लोकतंत्र का पर्याय मान बैठती है। तो दुनिया के अधिकांश देश जो वर्तमान में लोकतांत्रिक हैं, जिन देशों में लोकतंत्र है, अधिकांश देशों में वर्तमान में केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ही है, यानी वह लोकतंत्र के पहले पायदान पर हैं। भारत भी इसी में आता है। इसमें होता क्या है, लोकतंत्र बनाने और चलाने वाले चुनाव, यानी लोकतंत्र को बनाने चलाने के लिए चुनाव कराना, उसे संचालित करने वाले नियमों, संसदीय वाद विवादों तथा सरकारी और न्यायिक प्रक्रियाओं आदि की गुणवत्ता पर ध्यान देना। अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें जनता इसी प्रक्रियात्मक विवादों में उलझ कर रह जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को ही लोकतंत्र मान बैठती है। तो यह है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और दुनिया के वर्तमान में अधिकांश लोकतांत्रिक देश इसी पायदान पर खड़े हैं, जो कि लोकतंत्र का सबसे निचला और सबसे पहला पायदान है। आप जानते हैं विमर्शमूलक लोकतंत्र यानी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी या डिस्कशन ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं के विमर्श में योगदान करे, अर्थात जनता कानून बनाने, सरकारी निर्णयों और यहाँ तक कि विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को भी प्रभावित करने के लिए संगठित बौद्धिक विमर्श में भाग लें, जिससे उनके निर्णयों के बारे में स्वयं उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके तथा वह उन संस्थाओं के निर्णयों को भी प्रभावित कर सके। तो ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से आगे बढ़ने का अगला कदम है विमर्शमूलक लोकतंत्र। जब जनता कानून बनाने के लिए सरकारी निर्णयों, यहाँ तक कि विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को भी प्रभावित करने के लिए संगठित होती है, बौद्धिक रूप से विचार विमर्श करती है, उनके निर्णयों के बारे में स्वयं दृष्टिकोण स्पष्ट करती है और उन संस्थाओं के निर्णयों को भी प्रभावित करती है, तो इसे कहते हैं विमर्शमूलक लोकतंत्र। दुनिया के वर्तमान में कुछ देश इस स्टेप पर भी खड़े हैं। आखिरी और सर्वोत्तम जो पद सोपानीय पायदान है लोकतंत्र का, उसे कहते हैं जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी। ये मुख्य रूप से उन देशों में है जहाँ के लोग काफ़ी विकसित हैं और लोकतंत्र को समझते हैं, जहाँ पर लोगों की लोकतंत्र में जन भागीदारी है। यह सबसे अहम और सर्वोपरि सोपान है। इसमें जनता केवल विमर्श तक ही अपनी भूमिका सीमित नहीं रखती, केवल प्रक्रिया और विमर्श तक ही अपनी भूमिका जनता इसमें सीमित नहीं रखती, बल्कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों को जमीनी स्तर पर लागू कराने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। जो सरकारी संस्थाएं होती हैं देश की, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जैसे संसद, सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर लागू कराने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र के जो मतदाता होते हैं, नागरिक होते हैं। ऐसे लोकतंत्र में जनता सरकार द्वारा नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन और उसके सामाजिक आकलन में बहुत ही सशक्त व प्रभावशाली भूमिका निभाती है। तो जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि ऐसे लोकतंत्र में जो पब्लिक होती है वह सरकार द्वारा नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों के नियोजन यानी उनकी प्लानिंग,
उनकी इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन और उनके सामाजिक आकलन में बहुत ही सशक्त व प्रभावशाली भूमिका निभाती है। अर्थात जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र में जनता जागरूक होती है, प्रभावशाली भूमिका निभाती है और सशक्त होती है। अर्थात सरकार से प्रश्न पूछती है, सरकार के नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में अपनी भूमिका प्रभावशाली रूप से निभाती है। अब हम जानते हैं जन भागीदारी लोकतंत्र के कुछ उदाहरण हैं, यानी जो लोकतंत्र का सबसे ऊपरी और सर्वोत्तम सोपान है जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, जिनमें ब्राज़ील है सबसे पहले, जापान, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, दक्षिणी अमेरिकी देश हैं कुछ जैसे बोलीविया आदि ने अच्छी पहल की है। तो जन भागीदारी लोकतंत्र के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये देश। ब्राज़ील इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला पहला देश है। बजट बनाने की प्रक्रिया को जन भागीदारी पर आधारित कर दिया है ब्राज़ील ने। बोलीविया ने कानूनों के सोशल ऑडिट और नए कानून निर्माण पर जन भागीदारी का नया मॉडल लागू किया है। तो कानूनों का सोशल ऑडिट कराना, नए कानून निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, इस प्रकार के नए कॉन्सेप्ट, नए मॉडल बोलीविया ने लागू किए हैं, जो कि जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ संभावनाएं बढ़ी हैं। आप जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था, उसके माध्यम से भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ भारत में जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र की संभावनाएं बढ़ी हैं, यानी भारत में लोकतंत्र अब जनता के बीच में है, स्थानीय स्वशासन तक है, गांव तक है। तो इससे जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र की संभावनाएं भारत में बढ़ी हैं। अभी भारतीय लोकतंत्र सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, यानी पहले पायदान पर खड़ा है, जिसे हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात अभी हम प्रक्रियात्मक लोकतांत्रिक पायदान पर हैं। हमारा सारा ध्यान प्रक्रिया पर ही रहता है। यदि हमें अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारनी है तो उसे अभी 2 पायदान और ऊपर चढ़ना होगा। तो अभी हमारा सारा ध्यान प्रक्रिया पर ही रहता है। चुनाव कराना, मतगणना कराना, राजनीतिक दल बनाना, सरकारें बदलना, यही हमारी प्रक्रिया होती है। यदि हमें अपने लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत और स्थायी बनाना है तो अभी हमें 2 पायदान ऊपर चढ़ना होगा। हमें विमर्श मूलक लोकतंत्र से जन भागीदारी लोकतंत्र तक पहुंचना होगा, तभी हम अपने लोकतंत्र को स्थायी बना सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी हम लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के पायदान पर खड़े हैं। अभी हमें विमर्श मूलक लोकतंत्र से जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र तक पहुंचना है, तभी हम अपने लोकतंत्र को मजबूती के साथ एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो ये था भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप और लोकतंत्र के पद सोपान्य जो पायदान हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की, उसे समझने की कोशिश की। मुझे लगता है लोकतंत्र को समझने में आप इस वीडियो के माध्यम से सक्षम हो पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट, बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ।